तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बर्बाद दुनिया दिखाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन प्लेस ऑफ मेनी मदर्स नामक क्षेत्र को छोड़कर पूरी भूमि बंजर थी। इस क्षेत्र में अभी भी पानी था, खेती के जरिए फल उगाए जाते थे और यहाँ कई महिलाएं भी रहती थीं। इसी इलाके में फ्यूरियोसा नाम की एक लड़की पका हुआ फल लेने आई थी। उसने अपने क्षेत्र के पास कुछ शोर सुना। वह पास गई तो वहाँ कई बाइक सवार थे। बाइक सवारों में से एक का तेल पाइप फ्यूरियोसा ने काट दिया था और जैसे ही दूसरी बाइक का पाइप कटने वाला था, दूसरे बाइकर ने उसे देख लिया। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, फ्यूरियोसा ने उसके पैर में चाकू घोंप दिया और वहाँ से भाग गया। भागते समय वह जोर जोर से सीटी बजाने लगी, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को वहाँ आने वाले खतरे के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि वह बचकर आबादी वाले इलाके में पहुँच पाती, बाइक सवार ने उसकी ओर रस्सी उड़ाकर उसे सफलतापूर्वक रोक लिया और उन्होंने फ्यूरियोसा को उठाया और वहाँ से ले जाने लगे। उधर फ्यूरियोसा की माँ और सभी योद्धा फ्यूरियोसा को बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर इन बाइकर्स का पीछा कर रहे थे। घोड़े पर सवार होने के दौरान फ्यूरियोसा की मां ने बाइक सवार का गला घोंट दिया, जिसके बाद वह उसकी बाइक ले गई। इससे पहले कि वह इस बाइक पर फ्यूरियोसा को बचाने के लिए भाग पाती, इलाके के लोगों ने उसे कुछ बीज दिए और याद दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे इलाके के लोगों को हरी जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और जिन्होंने हरी जगह देखी है उन्हें भी नहीं, उनमें से जीवित रह सकते थे। यह सुनकर वह तेजी से आगे बढ़ी और एक बाइक सवार पर बंदूक से हमला करते हुए उसे मार डाला। उसके आगे वाले दो बाइक सवार रुक गए और देखने की कोशिश करने लगे कि क्या हुआ, वह बाइक वाला क्यों गिरा। वे फ्यूरियोसा की मां को दूर से आते हुए देख सकते थे। उन्होंने डर के मारे अपनी बाइकें दौड़ा दी, जबकि फ्यूरियोसा ने बाइक का तेल पाइप काट दिया जिस पर वह बंदी हुई थी। फ्यूरियोसा की मां मृत बाइकर की बाइक के स्पेयर पार्ट से अपनी बाइक ठीक करती है और उस बाइक का सारा ईंधन अपनी बाइक में डालकर वह फिर से बाइकर्स के पीछे लग जाती है। चलते चलते अब शाम हो गई थी। जिस बाइक पर बाइकर्स ने फ्यूरियोसा बांधा था उसका ईंधन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्यूरियोसा ने उसका फुल पाइप काट दिया था। ऐसे में ये दोनों बाइकर्स आपस में भिड़ गए। मौका पाकर फ्यूरियोसा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से भाग गई, लेकिन वह घर पहुंचने में सफल नहीं हो पाई क्योंकि बाइकर्स ने उसे फिर से पकड़ लिया था और वे वापस अपने इलाके में चले गए। सुबह हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा की मां भी बाइकर्स के कैंप में पहुंच गई है, जहां उसने हरी भरी जगह पर बाइकर्स को देखा और फ्यूरियोसा को भी। वह एक बाइकर को गोली मार देती है और उसे मार डालती है, लेकिन दूसरा बाइकर फ्यूरियोसा के साथ सुरक्षित अपने कैंप तक पहुंच जाता है और लोगों को खुशखबरी देता है कि उसे एक हरी भरी जगह के बारे में पता चला है। वहां बहुत सारे संसाधन और महिलाएं हैं। यह सुनने के बाद फ्यूरियोसा को पता चला कि अब उसके क्षेत्र के लोगों और लोगों को खतरा होने वाला है। वह अपने लोगों को हरे स्थान का स्थान अवश्य बताएगा। तभी फ्यूरियोसा अपनी होशियारी दिखाती है और इस शख्स के गले में रस्सी डाल देती है और सबके सामने उसे बाइक से गिराकर मार देती है। अंत में उसने और उसकी मां ने उन सभी बाइकर्स को मार डाला जो हरे स्थान का स्थान जानते थे। अब ये बाइकर्स फ्यूरियोसा को अपने लीडर के पास ले जाते हैं, क्योंकि वही एक है जो उन्हें हरी भरी जगह पर ले जा सकती है। बाइकर्स का लीडर बहुत होशियार था। वह खुद फ्यूरियोसा के साथ अच्छा व्यवहार करता है और सभी को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है, ताकि वह उसे फंसाकर हरी भरी जगह के बारे में जान सके। रात को फ्यूरियोसा की मां भी इस शिविर में आई। उसने मृत बाइकर के कपड़े उतारे और खुद को बिल्कुल उसके जैसा बना लिया। वह वास्तव में फ्यूरियोसा को खोजने के लिए यहाँ आई थी। वह उसे ढूंढने के लिए हर शिविर में जाती है। जब उसे फ्यूरियोसा नहीं मिलता तो वह वहाँ सभी को गोली मार देती है। उसके बाद वह अंततः उस शिविर में पहुंची जहां फ्यूरियोसा था। फ्यूरियोसा लेने के बाद वह यहाँ की आखिरी लड़की को मारने वाली थी, लेकिन वह लड़की कहती है, नहीं मुझे मत मारो, मैं भी आपकी बेटी की तरह यहाँ एक कैदी हूँ। यह सुनकर फ्यूरियोसा की मां उसे छोड़कर फ्यूरियोसा को अपनी बाइक पर लेकर वहाँ से भाग गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़की पर उसने दया करके उसे छोड़ दिया है वह उसे फंसा लेगी। वह जाती है और अपना आपातकालीन अलार्म लगाती है और बहुत से लोग फ्यूरियोसा और उसकी मां का अनुसरण करते हैं। इन बाइकर्स ने दूर से ही उन पर बम से हमला कर दिया, जिससे फ्यूरियोसा की मां के सारे कपड़े जल गए। आग से बचने के लिए उसने अपना पहना हुआ कवच सूट उतार दिया और बाइक पर बैठकर फिर से जितनी तेजी से भाग सकती थी वहां से भाग गई। काफी दूर जाने के बावजूद बाइक सवार उसके ठीक पीछे थे। फ्यूरियोसा की मां को अब पता चल गया है कि वह उनसे बच नहीं पाएगी, इसलिए वह बाइक से उतरती है और फ्यूरियोसा को बाइक देती है और उसे अकेले घर जाने के लिए कहती है। इसके साथ ही उन्होंने फ्यूरियोसा को एक आरू का बीज भी दिया और कहा कि वापस जाकर इसे उगाओ, और वह खुद बाइकर्स को गोली मारने के लिए यहाँ रुक गई, लेकिन अकेले वह कितने भी लोगों को चुनौती दे, जल्द ही सभी बाइकर्स उसे घेर लेते हैं। फ्यूरियोसा भी उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है और देखता है कि उन्होंने उसकी मां को एक पैर से बांध दिया था, जिसे उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया गया था। इसके बाद बाइकर्स का लीडर उसे अपने जैसे कपड़े पहनाकर एक पिंजरे में डाल देता है और उसे वह सब कुछ देखने के लिए मजबूर करता है जिसे वह अपना मनोरंजन समझता था। यहाँ उन्होंने फ्यूरियोसा को अपनी बेटी का टेडी बियर भी दिया, जिसे फ्यूरियोसा ने गिरा दिया। गुस्से में बाइकर्स लीडर उसे जाने के लिए कहता है। साथ ही उनके साथ एक बूढ़ा आदमी भी जा रहा था जो फ्यूरियोसा से कहता है
कि अगर तुम मुझसे पढ़ना लिखना सीखोगी तो हमारे नेता के लिए उपयोगी इंसान बनोगी। इस तरह वह तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेगा। लेकिन फ्यूरियोसा किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। वह अपने हाथ पर इस जगह से लेकर हरी जगह तक का टैटू गुपचुप तरीके से बनवाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह इस हरी जगह पर वापस जाएगी, और उसे यह भी डर था कि कहीं वह तब तक रास्ता भूल न जाए, इसलिए उसने पूरा नक्शा ही बना लिया। उसके हाथ। खैर, समय बीता जाता है और हम देखते हैं कि एक दिन ये सभी बाइकर्स कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें एक लाल धुआं दिखाई देता है। उन्हें पता चला कि वहाँ लोग रहते होंगे। ये लोग धुएं का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे और उन्हें वहाँ एक युद्ध लड़का मिला जो उन्हें यहाँ के घर में ले गया। इमॉर्टल जो ने किले पर शासन किया, उसके पास पानी था, वह यही अन्न उगाता था और यह अन्न अपने सैनिकों को देता था। उसने अपने सैनिकों का इस तरह मार्गदर्शन किया था कि वे उसके लिए मरने मारने को तैयार थे। ये बाइकर्स जिनके पास संसाधनों की कमी थी, वे अमर जो से कहते हैं कि अगर तुम हमारा सहयोग नहीं करोगे और हमें ये चीजें नहीं दोगे तो हम तुमसे लड़ेंगे। नेता की यह बात सुनकर और उसका मजाक उड़ाते हुए इमॉर्टन जो अपने एक योद्धा को मरने के लिए कहता है, और वह बाइकर्स के नेता को साबित करता है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों हो, मेरी सेना से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और वे मरने के लिए तैयार है मुझे। उनका इतना कहना ही था कि तभी उनके लोगों ने इन सभी बाइकर्स की बाइक चेन सहित उठा ली। बाइक सवारों के पास खुद को बचाने के लिए यहाँ से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब वे भाग रहे थे तो बाइकर्स के लीडर ने देखा कि फ्यूरियोसा अपनी जेल से बाहर गिर गई है और वहाँ एक गर्रे में फंस गई है। वह फ्यूरियोसा की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है और वे वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें गैस टाउन नाम का एक और किला दिखाई देता है। यहाँ तेल का शोधन किया जाता था, जिससे इमॉर्टन जो के हथियार और वाहन चलते थे। बाइकर्स का नेता इस पर कब्जा करने की योजना बना रहा है ताकि वह यहाँ के तेल के कारण इमॉर्टन जो को ब्लैकमेल कर सके, लेकिन समस्या यह थी कि उसे चकमा देने के लिए यहाँ सुरक्षा भी बहुत कड़ी थी। वह अपने कई लोगों को युद्ध लड़कों में बदल देता है और गेट तक पहुँच जाता है गैस टाउन का। जब वे उनके लिए गैस टाउन का गेट नहीं खोलते हैं तो बाइकर्स का नेता उनके लोगों को मार देता है, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसने अमर जो के किले पर कब्जा कर लिया है और उसके लोग अब उसके गुलाम हैं। यह देखकर गैस टाउन के लोगों ने भी उनके लिए दरवाजा खोल दिया। गैस टाउन पर कब्जा करने के बाद बाइकर्स का नेता डिमेंटस इस शहर के नेता की उंगलियां काटता है और इमॉर्टन जो को भेजता है। यह देखकर इमॉर्टन जो को पता चला कि अब धीरे धीरे डिमेंटस को शक्ति मिल रही है। उसकी सारी शक्ति उस तेल के कारण है जिस पर अब डिमेंटस ने कब्जा कर लिया है। इसलिए वह डिमेंटस को मीटिंग का संदेश भेजता है। डिमेंटस को और क्या चाहिए था? उसे बुनियादी आपूर्ति की आवश्यकता थी जो इमॉर्टल जो के पास थी। इससे निपटने के लिए वह गैस टाउन के नेता के साथ उसके सामने आता है। गैस टाउन के नेता इमॉर्टल जो के भाई थे और बहुत बीमार थे। उनके शरीर के कई कार्य उनके शरीर पर फंकी जाने वाली मशीनों के माध्यम से किए जाते थे। इमॉर्टल जो को परेशान करने के लिए डिमेंटस पहले अपने भाई को इस मशीन से प्रताड़ित करता है और फिर उसे मार डालता है। इसके बाद वह इमॉर्टल जो से कहता है कि मैंने पूरे गैस टाउन में बम लगा दिए हैं। मैं अकेला हूं जो बमों को सक्रिय या निष्क्रिय करना जानता हूं। यदि आप अपना गैस टाउन बचाना चाहते हैं तो मुझे गैस टाउन का नेता बना दें, अन्यथा आपका गैस टाउन भी आपके पास नहीं रहेगा। जब वह बात कर रहे थे तो इमॉर्टल जो की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ी। इमॉर्टल जो कहता है, ठीक है, मैं गैस टाउन को तुम्हारा बनाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी बेटी और एक बाइकर चाहिए। फ्यूरियोसा इमॉर्टल जो को टोकती है और कहती है कि मैं उसकी बेटी नहीं हूँ, उसने मेरी माँ को मार डाला और मेरा अपहरण कर लिया। इस पर डिमेंटस को भी गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बेटी का खिलौना उसके हाथ से लेकर इमॉर्टल जो को दे देता है और यहाँ से चला जाता है। फ्यूरियोसा को उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ इमॉर्टल जो की कई पत्नियां रहती थीं। फ्यूरियोसा भी उन्हीं की तरह इमॉर्टल जो की पत्नी बनकर उसके हरम में रहने वाली थी। ये सभी महिलाएं बहुत अच्छी थी। वे फ्यूरियोसा के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि इमॉर्टल जो इन सभी लड़कियों को अपने साथ रहने के लिए था, इसलिए उसने उन सभी को युद्ध बालकों के रूप में रखा। उसकी इतनी पत्नियां थीं कि एक दिन उसका स्वस्थ पुत्र पैदा होगा जो उसकी तरह उसके घर पर शासन करेगा। हम देखते हैं कि यहाँ इमॉर्टल जो के बेटे की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है। वह उसके बाल पकड़ लेता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। फ्यूरियोसा इस बार बच गई, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसके घोंसले के समय के साथ ऐसा हो। वह जानती थी कि यह लड़का उसे फिर से परेशान करेगा, इसलिए उसने अपने सारे बाल उतार लिए और जाली और मोम से एक विग बनाया। इस समय हम देखते हैं कि उसके पास उसकी माँ का दिया हुआ एक आलू का बीज भी था, जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा था। अगली बार जब लड़का फ्यूरियोसा को परेशान करने आया और उसके बाल पकड़ लिए, तो फ्यूरियोसा ने अपना विग उसके हाथ में छोड़ दिया और भाग गई। लड़का उसे पूछने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन रास्ते में उसे उसका भाई मिला, जिसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि उसके पास कोई जवाब नहीं था और उसने फ्यूरियोसा की दिख रही, क्योंकि उसे डर था कि उसके पिता उसे दंडित करेंगे। वैसे ही वह यहाँ फ्यूरियोसा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरियोसा नहीं मिलती क्योंकि उसने लड़कों की तरह कपड़े पहने थे। इस तरह उसने अपनी प्रतिष्ठा भी बचा ली और सिटाडेल में नौकरी भी प्राप्त कर ली।
वह कूदने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे इमॉर्टन जो कि बड़ी मशीनों के अंदर जंजीरें फिट करने का काम सौंपा गया। समय बीतता है और हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा 15 साल बाद बड़ा हो गया है। कोई भी उसे पहचान नहीं सका कि वह एक लड़की है, वह भी इसलिए क्योंकि आज तक फ्यूरियोसा गूंगा होने का नाटक करती थी और इमॉर्टन जो कि उन सभी रस्मों को भी पूरा करती थी जिससे उसे विश्वास हो जाता था कि फ्यूरियोसा भी उसकी वफादार है। इस बार इमॉर्टन जो उसे एक बड़ी ड्रिल बनाने का काम देता है जो किसी भी चीज को आसानी से नष्ट कर सकती है। वे एक मशीन बनाने में भी सफल होते हैं जिसे वे एक ट्रक से जोड़ते हैं और जैसे ही वे इसे पहली टेस्ट ड्राइव के लिए बाहर निकालते हैं, डिमेंटस उस पर हमला कर देता है। डिमेंटस इस मशीन पर पैराशूट से हमला करता है और वॉरबॉय पर बम से हमला करता है। जैक जो इस ट्रक को चला रहा था, इस ट्रक को नहीं रोकता है बल्कि गाड़ी चलाता रहता है। डिमेंटस ने इस ट्रक पर भी हमला किया जिसके कारण ट्रक में बड़ी खराबी आ गई। इस समय फ्यूरियोसा बहादुरी दिखाता है और ट्रक के नीचे जाकर खराबी को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि जैक इस ट्रक को जल्दी से यहाँ से ले जा सके, लेकिन इस प्रयास को विफल करने के लिए डिमेंटस का एक आदमी भी ट्रक के नीचे आ गया। वह ट्रक के नीचे बम रख रहा था। फ्यूरियोसा न केवल उससे लड़ती है बल्कि उसे मारकर गिराकर अपने ट्रक से बम फेंकने में भी सफल हो जाती है। इसके बाद वह ट्रक की मरम्मत करते हुए अंदर चली गई। डिमेंटस के आदमी अभी भी ट्रक के बाहर वॉरबॉय को मार रहे थे और जब वॉरबॉय डिमेंटस के छोटे ट्रक पर हमला करता है तो ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उस ट्रक से टकरा जाता है जिससे फ्यूरियोसा को झटका लगा और उसके सिर पर लगी टोपी उड़ गई। उसके उड़ते बालों को देखकर जैक के सामने उसका राज खुल गया कि वह एक लड़की है। वे अब अपने युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फ्यूरियोसा अपने दुश्मनों को सफलतापूर्वक मार देती है। अपने दुश्मनों को मारने के बाद उसने जैक को बंदूक की नोक पर ले लिया क्योंकि वह जानती थी कि जैक उसके लिए समस्या पैदा करेगा, लेकिन यहाँ जैक कहता है तुम एक अच्छी योद्धा हो और मुझे तुम्हारे लिंग की परवाह नहीं है। हमें इस रिग को नियंत्रित करने का काम दिया गया है और मैं चाहता हूँ कि आप एक टीम सदस्य की तरह मेरा समर्थन करें। फ्यूरियोसा सहमत हो जाता है और वे इस रिग ट्रक को गैस शहर में ले जाते हैं जहाँ डिमेंटस वर्षों के बाद फ्यूरियोसा को देखता है, लेकिन अब क्योंकि वह बड़ी हो गई है इसलिए डिमेंटस उसे नहीं पहचानता है। उसे पता चलता है कि डिमेंटस के पास तेल की आपूर्ति खत्म हो गई है, जिसके बदले में वह इमॉर्टन जो से अन्य आपूर्ति लेता है। वह जैक से कहता है कि किसी तरह इमॉर्टन जो से उसकी मुलाकात हो जाए। जैक सहमत है, लेकिन वह उन्हें बिना तेल के कोई भी आपूर्ति देने के लिए तैयार जो उसके ट्रक के पास आने की कोशिश कर रहे थे। वैसे भी वे अब सुरक्षित रूप से अपने घर तक पहुंचते हैं और इमॉर्टन जो को डिमेंटस से मिलने का संदेश देते हैं। इस सारी लड़ाई में फ्यूरियोसा को भी तीर लग गया। जैक उस तीर को उसके कंधे से खींचता है और फिर उसे सिल देता है। वे बहुत करीब आ गए। जैक ने उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। फ्यूरियोसा ने उसे बताया कि ये बाइकर्स उसका अपहरण कर यहाँ ले आए हैं। फ्यूरियोसा उसे आरू का बीज दिखाती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। फिर वह उसे अपना हाथ दिखाती है जहाँ हरी जगह का नक्शा बनाया गया था। उसे अब भी उम्मीद है कि वह वहाँ जा सकेगी। जैक कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर ले जाने की कोशिश करूंगा और फ्यूरियोसा कहता है मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। यहाँ उन्हें इमॉर्टन जो से संदेश मिलता है कि वह डिमेंटस के साथ एक बैठक में जा रहे हैं। उन्हें भी अपनी सेना के साथ उसके पीछे चलना होगा। जैक उसे रिग में नहीं बैठा था बल्कि उसे ट्रक चलाने का काम देता है क्योंकि उसकी योजना थी कि वह सभी को चकमा देगा और इस ट्रक के माध्यम से हरी जगह पर पहुंच जाएगा। जैसे ही वे गैस टाउन पहुंचते हैं एक ट्रक पहले गैस टाउन में प्रवेश करने में सफल होता है, जबकि फ्यूरियोसा यहाँ से अपना चेहरा घुमा लेती है और अब जैक भी उसके साथ आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैक ने भी उसके साथ आने के बजाय हवा में हरा धुआं छोड़ दिया। इसका मतलब है कि वह युद्ध के लिए योद्धाओं को बुला रहा था। यह देखकर फ्यूरियोसा क्रोधित हो गई और अकेले ही आगे बढ़ गई। इससे पहले कि वह हरी जगह पर पहुंच पाती उसके पास एक मौका था, लेकिन वह नहीं गई। उसे जैक के बारे में याद आया जो वहाँ अकेले लड़ रहा था, इसलिए वह जैक की मदद करने के लिए गैस टाउन वापस आती है और अपना स्नाइपर उठाती है और यहाँ सभी को गोली मारना शुरू कर देती है। वही गोली डिमेंटस को भी छू गई। जैक अपनी रिग से गैस टाउन गेट को तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। अब उसने इस रिग पर रची ड्रिल से यहाँ का पूरा ढांचा तोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसा करने पर बाइक सवार रुकने के लिए उस पर हमला भी करते हैं और इस सब में उसका रिग टूट जाता है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है। सही वक्त पर फ्यूरियोसा यहाँ दाखिल होती है और बाइक पर कुर्सी लटकाते हुए उसे बाहर ले जाती है। इसके बाद वे दूसरे ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब उनका इरादा था कि वे यहाँ से भागकर हरियाली वाली जगह पर चले जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डिमेंटस उनके पीछे था। जैसे ही डिमेंटस का ट्रक फ्यूरियोसा के ट्रक से जुड़ता है, फ्यूरियोसा ट्रक पर हमला करने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेती है। इस सब में उसका हाथ दो ट्रकों के बीच में आ जाता है। ये वही हाथ है जिस पर उसने नक्शा बनाया था। अब उन पर डिमेंटस ने कब्जा कर लिया था और उसने उन दोनों को अपना गुलाम बना लिया था। अचानक उनके आसपास की बाइकें चलने लगती है। उन्होंने जैक को एक बाइक से बांध दिया और उसे गोल गोल घुमाया। जैक हर गुजरते पल के साथ अपनी मौत के करीब पहुंच रहा था, जबकि फ्यूरियोसा जंजीरों से बंधा हुआ था।
उनके चारों ओर बाइकें तेजी से घूम रही थी और यह सब देखकर डिमेंटस का मनोरंजन हो रहा था। जब वह इन सब से ऊब जाता है तो वह पीछे मुड़ता है और फ्यूरियोसा को देखता है, जो अब अपना कटा हुआ हाथ छोड़कर वहां से भाग गई थी। गुस्से में डिमेंटस उसका पीछा करने के लिए अपने ट्रक में बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि फ्यूरियोसा ने उसके ट्रक का टायर भी निकाल दिया था, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस बाइक पर फ्यूरियोसा दौड़ रही थी, थोड़ी दूर जाने पर उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है और इस तरह फ्यूरियोसा को आगे का सफर पैदल तय करना पड़ता है। उसकी बात पूरी तरह घायल हो गई थी, खून बह रहा था और इस इलाके में चिलचिलाती धूप थी। यहाँ वह बेहोश हो गई। उसका सौभाग्य यह था कि उसे घर के युद्ध लड़के ने देखा, जो उसे वापस घर में ले आया। यहाँ उनका इलाज किया गया और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने इमोर्टन जो से मिलने की बात कही। जब उसे इमोर्टन जो के पास ले जाया गया तो उसने उसे बताया कि डिमेंटस जल्द ही उस पर हमला करने आ रहा है। उसने गैस टाउन को भी नष्ट करने की योजना बनाई है और अब वह घर पर कब्जा करना चाहता है। इस सब के लिए इमोर्टन जो ने योजना बनाई कि वे उसके गैस टाउन को नष्ट करने से पहले वहां पहुंचेंगे, यानी डिमेंटस के सिटाडेल पर हमला करने से पहले वे गैस टाउन पर हमला करने वाले थे। जैसे ही वे गैस टाउन के पास पहुंचे, डिमेंटस ने भी उन्हें देख लिया और युद्ध की घोषणा कर दी। सिटाडेल और गैस टाउन के बीच इन दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जो 1 सप्ताह तक चलता रहा। दोनों टीमें एक दूसरे को बुरी तरह मारती रही और इस सब के दौरान फ्यूरियोसा ने सिटाडेल में जाकर अपना मैकेनिकल आर्म बनाया और फिर एक खराब कार लेकर युद्ध स्थल पर वापस चली गई। वह वहां जाती है और देखती है कि इमोर्टन जो के बेटे अपने वाहनों और हथियारों की मरम्मत कर रहे थे, जहां से वह अपनी कार की मरम्मत के लिए टायर भी लेती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है तो देखती है कि डिमेंटस और उसके कुछ बचे हुए लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे। उन्हें फ्यूरियोसा की कार भी दिखाई देती है। इससे पहले कि वे फ्यूरियोसा पर हमला करें, फ्यूरियोसा अपनी कार दौड़ाती हुई आती है, उन सभी को अपनी कार से मारती है और उन्हें रेत में समा देती है। उसने सभी को मार डाला, लेकिन उसने डिमेंटस को कहीं नहीं देखा। जब कि फ्यूरियोसा कौन है? वह माफी मांगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे माफ कर दो तो हम मिलकर इस जगह पर राज कर सकते हैं। तुम बहुत बहादुर हो। यह सुनकर फ्यूरियोसा अपना टेडी बियर जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद उसके सिर पर बंदूक तान दी। सभी को लगा कि फ्यूरियोसा ने उसे मार डाला है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। फ्यूरियोसा ने उसे जिंदा दफना दिया और उस पर अपना आरू का पैर रख दिया, वह बीज जो उसे उसकी मां ने दिया था। जमीन ने डिमेंटस के पोषक तत्व यानी शक्ति ली और एक विशाल पैर बनाया और उस पर आरू लगाया। डिमेंटस यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। यह उनका आखिरी समय था, इसके बाद शायद उनकी मृत्यु हो गई होगी। सीन कट जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा अपने उपकरण का उपयोग करके इमोर्टन जो कि सभी पत्नियों को कैद से बचाने में सफल हो रही है। वह उन्हें बचाती है और हरी जगह पर ले जाती है। उसे दिखाते हुए यह कहानी खत्म हो जाती है।